हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मॉड्यूल मिशन प्रेरणा में 3 मॉड्यूल जो दिए गए हैं। उन 3 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल ध्यानाकर्षण भी है और इसका भाग 1 हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग 2। तो चूँकि जो है हम हर बार की तरह इस बार भी भाग 2 शुरू करने से पहले ये एक बार रिवाइज़ करेंगे कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने देखा था कि यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आदि अधिगम परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा ये मॉड्यूल ध्यानाकर्षण जो है। और इसके अतिरिक्त हमने उसकी आवश्यकता के बारे में देखा था कि इसका जो है उद्देश्य ये है कि शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे जो बच्चे हैं हमारे विद्यालयों में वो विद्यालयों से निराश ना हो और उनमें आत्मविश्वास की जागृति हो और वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो है विभिन्न तरह की तकनीकी जो समस्याएं आती हैं उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है और विभिन्न तरह की इनकी तकनीकियों के बारे में बताया गया है जिसे हम अपनाकर अपने विद्यालय में 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है इसकी आवश्यकता। और इसके अतिरिक्त हमने इसके उद्देश्य के बारे में देखा कि ध्यानाकर्षण का उद्देश्य यह है कि यह उन बच्चों की मदद करता है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिनके परिणाम स्वरूप वे कक्षाओं में या परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो यह क्या करेगा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है यहाँ पर और उन सबको दूर करके जो है उसे दूर करने का प्रयास करेगा और 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है। और फिर इसमें पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो उसमें माता पिता की शैक्षिक स्थिति थी और फिर अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी है, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार भी होता है इसका कारण, और कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण भी इसका कारण होता है। ठीक है। तो ये था पिछले वीडियो में हमने जो देखा उसके बारे में कुछ हमने चर्चा की। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, लर्निंग आउटकम अवधारणा इसके बारे में देखेंगे, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, आधारभूत शिविर, ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए लर्निंग आउटकम एवं आकलन। आप भली भांति अवगत हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तकों कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिका व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अपनी कक्षा शिक्षण गतिविधियों को संचालित करते हैं। वास्तव में कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक पक्ष यह है कि क्या बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देते हैं कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कक्षा शिक्षण जो है एक सामान्य कक्षा शिक्षण और लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण दोनों की तुलना की गई है। यहाँ देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। सामान्य कक्षा शिक्षण में चौक और टाक होता है, बातें होती हैं और चाक से चौपट पर लिख दिया जाता है। और लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षा में नवाचारी गतिविधियाँ, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। और इसमें जो है सामान्य कक्षा शिक्षण में क्या होता है, अंक आधारित परीक्षा होती है, माध्यम जो है प्रश्न पत्र होता है और इसमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन किया जाता है। और इसमें परिणाम क्या होता है, संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। और इसमें क्या होता है, परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति और नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास। ठीक है। आगे है लर्निंग आउटकम अधिगम आधारित परिणाम से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। ठीक है। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। अब अगला पॉइंट है, लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और स्पष्टता से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों एवं ICT का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह बच्चों को जानने, समझने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। आइए हम लर्निंग आउटकम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नीचे कक्षा 1 विषय हिंदी के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम दिए गए हैं।
पहला है बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, बोलियों, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। दूसरा है बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल आदि। और तीसरा है बच्चे वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते हैं एवं पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, नल, चल, मगर, डगर आदि। अगला पॉइंट है बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों में लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब हम लर्निंग आउटकम के व्यवहारिक पक्ष को एक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गणित की कक्षा में जोड़ घटाना पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार से सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रख रहा है तो इसका आशय यह निकलता है कि राहुल जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अब अगला पॉइंट है, तो ये था लर्निंग आउटकम के बारे में कि इसका क्या महत्व है। अब आगे है और ये कैसे जो है सीखने में सहायक होता है, इसके बारे में अभी हमने देखा। अब है अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप के बारे में। अभी तक हमने लर्निंग आउटकम एवं इसकी आवश्यकता क्यों है इस पर समझ बनाई है। हमने यह जाना है कि लर्निंग आउटकम बच्चों की वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है। किसी भी शिक्षक के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं तथा कक्षा 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कक्षा 8 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक की गणित की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? इसी प्रकार यदि आप हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान के शिक्षक हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी बच्चों ने कक्षा 7 तक के संबंधित विषयों की मूलभूत दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं? ज़्यादातर शिक्षकों का उत्तर ना में होगा। इस संबंध में सरकारी विद्यालयों में किए गए अध्ययन भी यह बताते हैं कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर यानी गैप होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला, क्या आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे? दूसरा, क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा? तीसरा, या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे? ठीक है, तो ये जो है अधिगम स्तर में अंतर की अवधारणा को यहाँ स्पष्ट किया गया कि बच्चा जिस कक्षा में है उससे पहले वाली कक्षाओं में जो न्यूनतम दक्षताएं थी क्या उसने वो उसे प्राप्त कर लिया है या नहीं, इस बात को देखते हुए चलना है। ये अगर नहीं प्राप्त किया है तो ये उसका लर्निंग गैप कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ है सीखने के स्तर का आकलन। तो कैसे करेंगे सीखने के स्तर का आकलन, देखते हैं। क्या आप बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करते हैं? सामान्यतः उत्तर होगा सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। यदि किसी परीक्षा में एक बच्चा किसी विषय में 50 में 40 अंक प्राप्त करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है? क्या प्राप्तांक को देखकर आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है या बच्चे ने उस विषय में कक्षा अनुरूप किन किन मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है? आगे है अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों के वास्तविक सीख स्तर को नहीं बता पाता है। सही बात है, यह इतना बताता है कि बच्चे ने 70% या 80% अंक प्राप्त किए और इससे माना जा सकता है कि बच्चे ने लगभग इतने प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझा भी है। कोई शिक्षक यदि जिज्ञासु है तो उत्तर पुस्तिका को देखकर वह यह जान सकता है कि बच्चे ने किन किन बिंदुओं को समझ लिया है। इससे आगे इस प्रकार के मूल्यांकन का और कोई उपयोग नहीं होता है। इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने तथा इसे कम करने में मददगार नहीं है। ठीक है, अब आप निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य अंतर को आखिर कैसे पता करें। ठीक है, वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के बीच में जो अंतर होता है इसे ही लर्निंग गैप कहते हैं। अब हम यहाँ पर बता रहा है कि अब हम इस गैप को कैसे पता करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न और भी है, अधिगम स्थिति में अंतर को ज्ञात करने के पश्चात एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसके उत्तर क्या हैं। अधिकांश शिक्षकों के लिए परेशानी यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को कैसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग और बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ विद्यार्थी भाग के प्रश्न करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं यदि भी उन्हें गुणा करना अच्छी तरह से आता है। ये परिस्थितियाँ एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा करती है।
ठीक है, ये सब स्थितियाँ हैं और इन सब स्थितियों का समाधान भी बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों का चिन्हांकन। अगला पॉइंट है, एक शिक्षक होने के नाते उपरोक्त स्थितियों में आप क्या करेंगे। अब हम चर्चा के 2 बिंदु, अधिगम स्तर में अंतर को कैसे पता करें तथा ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे, इस पर विचार करते हैं। पहला पॉइंट है शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में। तो देखते हैं क्या करना है। आपकी कक्षा 3 से 8 तक में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। यदि आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर यानी गैप को कम करने का प्रयास करेंगे, आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताएं यानी लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पूर्व में ही बना लें। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के बच्चों के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है। यह अलग से अवश्य लिख लिया जाएगा। इससे बाद में शिक्षकों को यह जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउटकम पर बच्चों के साथ कार्य करना है। साथ ही अधिगम स्तर के अनुसार उनके समूह निर्धारण में भी आसानी होगी। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुछ प्रश्नों का 20% कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न जो है ज्ञानात्मक होगा, 50% बोधात्मक होगा और 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। भाषा यानी हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये था कि कैसे जो है उनके लर्निंग गैप को कम किया जाएगा। उन्हें जो है अलग से एक योजना बनाई जाएगी और उसके अनुसार उनको जो है प्रश्न पत्र भी बनाए जाएंगे और उसमें जो प्रश्न पत्रों का प्रतिशत होगा उसको भी बता दिया गया यहाँ पर कि 20% जो है ज्ञानात्मक होगा, 50% बोधात्मक प्रश्न होंगे उसमें, और इसके अतिरिक्त 20% जो है अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, उनको शिक्षण करने के बाद इन प्रश्नों के माध्यम से उनको जांचा जाएगा और उनके लर्निंग जो गैप्स है उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक परीक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहला है आरंभिक परीक्षण के पूर्व क्या करना है, देखते हैं। पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लें। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है उसकी भी एक सूची बना लें। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न हो। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे यानी सब्जेक्टिव लिखने वाले। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन प्रश्न वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो ये है जो है बताया गया, जिसमें से आप देखे होंगे क्विज में भी पूछा जाता है। तो ये जो लर्निंग आउटकम के लिए जो बनाया जाएगा उसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि 3 से 5 तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए 15 प्रश्न होंगे, और जो है लर्निंग गैप्स कम करने के लिए जो भी प्रश्न पत्र बनेगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और जो 20 प्रश्न पत्र होंगे वो जो 6 से 8 तक के क्वेश्चन बनेंगे, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए, वो जो है कुल 25 प्रश्न होंगे उसमें, और 20 प्रश्न उसमें जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 जो है सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। अगला है प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक 75 अंक निर्धारित किया गया है। दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र की कुंजी आंसर की पहले से ही तैयार कर लें। तो ये हमें करना है आरंभिक परीक्षण के पूर्व में। अब क्या है दूसरा पॉइंट, आरंभिक परीक्षण के दौरान क्या करना है। परीक्षण शुरू होने से पूर्व शिक्षक कक्षा के माहौल को हल्का बनाएं ताकि बच्चे सहज होकर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उन्हें यह बताएं कि इसका उनकी वार्षिक परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, साथ ही यह किसी प्रकार से शिक्षक का भी मूल्यांकन नहीं है। फिर अगला है आरंभिक परीक्षण के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना कर सकें। ठीक है, ये तो ध्यान देना ही होता है हर परीक्षा में। आगे है, शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रकार के प्रश्न को न पढ़कर सुनाएंगे और न ही
इसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर कई बार बच्चे जब नहीं कुछ चीज़ें जान पाते हैं तो हम लोग की आदत होती है बताते हैं बच्चों को कि इसमें क्या करना है और समझाते हैं प्रश्नों को, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है जब लर्निंग आउटकम जो है हम लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए करेंगे, तो इसमें क्या करना है, बच्चों को किसी भी प्रश्न को हम पढ़कर सुनाना नहीं है और वो समझ पा रहे हैं बच्चे प्रश्न को पढ़कर, यह जानना नहीं जानना ये भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, आगे है। अच्छा हो यदि प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो, यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्नों को साफ साफ अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिखें। और अगला है, प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या अतिरिक्त पन्ने अवश्य हों। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब है आगे तीसरा पॉइंट, आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह निर्धारण कैसे करना, इसको देखते हैं। परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिका को पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचें तथा अंक प्रदान करें। उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करें। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। और कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनके प्राप्तांक दर्ज हों। ठीक है, अगला है, जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों उसका अर्थ यह है कि बच्चे को लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है तथा जिसमें 0 अंक मिले हों वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की एक सूची अवश्य बना लें। और आगे है, आप निम्नवत तरीके से उक्त सूची को तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, नोट है यहाँ पर, यह तालिका मात्र आपकी समझ के लिए है। आपको इस प्रकार की एक विस्तृत सूची प्रत्येक विषय व उसकी मूलभूत दक्षताओं की तैयार करनी होगी। यहाँ देखिए दर्शाया गया है, यहाँ पर बच्चों के नाम हैं, यहाँ पे फिर उसके बाद वर्डों को पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है, इसमें अंक दिए गए हैं। फिर है बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहे हैं यदि तो फिर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर जो है अभी दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो हम उसे 2 या 1 नंबर देंगे, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही देना है इसमें। और 2 वर्डों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है या नहीं उसमें भी अंक देना है। फिर एक पॉइंट है, सरल वाक्य पढ़ रहा है या नहीं, तो ये हो गया विषय हिंदी में। फिर गणित में है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। 1 अंकों की पहचान कर रहा है और 2 अंकों की संख्या पहचान रहा है, 1 अंकों का जोड़ कर रहा है या फिर 2 अंकों का घटाव कर रहा है। इस तरह से ये जो है ये कक्षा 2 के लिए तालिका बनाई गई है। इसी तरह जो कक्षा 3 और 4 में जो लर्निंग आउटकम दिया गया है उसी के आधार पर उसमें भी हिंदी और विषय गणित की जो है हम तालिका बनाएंगे और उसमें बच्चों को दर्ज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, सूची तालिका बनाने के बाद आवश्यकता अनुसार बच्चों का निम्नलिखित प्रकार से समूह निर्धारण कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर A, B, C 3 समूहों का निर्धारण होगा। समूह A में आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह A में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है समूह B, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें समूह B में रखा जाएगा। ठीक है, और समूह C में आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 0 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा उससे कम होंगे उन्हें समूह C में सम्मिलित किया जाएगा। अब आगे क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है ABC 3 समूहों का निर्धारण। इसमें कैसे होगा, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 2-3 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 35 से 70 के मध्य होंगे उन्हें समूह A में सम्मिलित किया जाएगा। फिर आएगा समूह B, आरंभिक परीक्षा में अधिकांश लर्निंग आउटकम में 1 अंक प्राप्त करते हुए कक्षा 6, 7, 8 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य होंगे उन्हें सभी समूह B में रखा जाएगा। और फिर समूह C में इसी तरह जो 0 पाएंगे, 0 अधिक पाएंगे और या फिर उनके प्राप्तांक जो है टोटल 25 या उससे कम होंगे उन्हें समूह C में रखा जाएगा। विशेष क्या है यहाँ पर देखते हैं। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में, 50 दिवसीय होगा ये, इसकी अवधि में समूह C तथा समूह B के विद्यार्थियों जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। यह प्रक्रिया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर लागू होगी। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षक तकनीकियों का उपयोग करते हुए शिक्षण योजना बनाकर दैनिक कक्षा शिक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। ठीक है, उक्त परिणामों के आधार पर इसी प्रकार की एक अन्य सूची भी बनाएं जिसमें प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाएं। यह सूची इस प्रकार की होगी, कैसी होगी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, क्रम संख्या है, बच्चों का नाम है,
वर्डों को पहचान रहा है या नहीं। यहाँ पर मई 2019 में अगर पहचान रहा है तो उस पर टिक करें। यहाँ पर देखिए, आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं। बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है या नहीं, 2 वर्डों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है या नहीं। अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर पढ़ रहा है तो उस पर टिक किया जाएगा। ठीक है, इस सूची में आगे है यहाँ पर, इस सूची में आप प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त किए हैं, सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित कर लें जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। ठीक है, अभी जो पीछे तालिका थी उसमें बच्चे का अंक बताया गया था, 1-2 अंक जो लिखना है। अब ये जो तालिका है इसमें टिक करना है तभी है जब वो 3 अंक प्राप्त कर लें बच्चे। ठीक है, यानी 100% ठीक से वो अगर वर्डों को पहचान रहा है और अगर अच्छे से पहचान रहा है तो ही आपको इसमें टिक करना है, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे है, सही का निशान लगाते हुए उस माह व वर्ष को इंगित कर लें जब आपने यह जांचा है कि बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति क्या है। यह तालिका हमें यह बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि आरंभिक परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक एक व्यापक योजना बनाए। बाद में शिक्षण के दौरान लगभग 50 दिन कार्य करने के पश्चात जब आप पुनः अधिगम स्तर की जांच करें तब इसी सूची में प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष उस लर्निंग आउटकम में जिसमें बच्चे ने 3 अंक यानी 100% अंक प्राप्त कर लिए हैं, सही का निशान लगाते हुए पुनः उस माह व वर्ष को लिखें। इसी प्रकार आप प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिसमें विषयवार प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सही का निशान लगाना होता है। इसके नमूने के लिए परिशिष्ट 2 देखें। ठीक है, आगे है आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सत्र के आरंभ में ही चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह लगकर कार्य किया जाए। इसे ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। ठीक है, इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सत्र के प्रारंभ में ही इस प्रकार बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को भी सहजता के साथ पूरा करने लगते हैं। इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही कार्य किया जाए। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसके लिए पृष्ठ 18 पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नमूने के तौर पर समय सारणी दी गई है जिसमें प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हमारा परिवेश पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य अवश्य किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक विषय पर, फिर तो ऐसे ही 5 घंटे जाएंगे। खैर देखते हैं फिर आगे क्या दिया गया है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर अपनी कक्षा के बच्चों को आवश्यकता अनुसार समूह में बांट लें। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित कर एक सूची बना लें। इस प्रकार यह तय कर लें कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। प्रत्येक दिन के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर लें। बच्चों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट भी पहले से ही तैयार कर लें। ठीक है, यह ध्यान रहे कि यह एक सामान्य कक्षा शिक्षण नहीं है। इसके लिए इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। और फिर आगे है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे में हीन भावना ना आए। ठीक है, तो ये सब करना है। आगे है दूसरा पॉइंट, शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या करना है। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है ताकि वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किन चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। ये सीखने के लिए आकलन तो हमने जो है बीटीसी में भी देखा था। अगर आपने बीटीसी नहीं किया, अगर आपने बीएड किया है तो बीएड में भी होगा ये क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। ये सब सीखने के लिए आकलन के बारे में वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। देखते हैं एक बार फिर। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं तथा उसका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उसमें भी निरंतर सुधार करते रहें। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। इसके लिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं।
ठीक है, आगे हम उन रणनीतियों तथा तरीकों पर चर्चा करेंगे जो ऐसी परिस्थितियों में एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। ये तरीके मुख्यतः एक शिक्षक को बच्चों में सीख स्तर में अंतर को कम करने तथा उन्हें कक्षानुरूप स्तर पर लाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आगे भाग 3 हम देखेंगे जिसमें कुछ पॉइंट होंगे, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।